तो आवेश प्रवाह की ये जो दर है बेटा, इसी को अपन, मेरे पास में तार है, इसको काट दूं तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नियत रहेगा। तो वहां पर जो प्रतिरोध है, किरचॉफ का जो लूप का नियम होता है बेटा जी, ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। इसका मतलब यदि इन सेलों को अपन समांतर क्रम में जोड़ दें तो क्या होगा, जैसे गैल्वेनोमीटर को अपन किस तरीके से एमीटर में बदल सकते हैं और किस तरीके से अपन वोल्ट मीटर में बदल सकते हैं, इसके बारे में समझेंगे कि जब किसी R ओम के प्रतिरोध में t सेकंड तक 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित की जाती है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और एकदम फर्स्ट क्लास तुम्हारी तैयारी चल रही है। तो बेटा, मैं दिनेश जाट आज फिर से तुमसे मुलाकात करने आया हूं और आज की अपनी मुलाकात में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में। हमने अब तक पढ़े हुए हमारे चैप्टर में हमने पढ़ा कि क्या होता है आवेश, क्या होता है विभव, ये सारी चीजें हमने जान ली है। अब आवेश और विभव के बाद में अगली कहानी हमारी आती है, वो है विद्युत धारा। देखिए बेटा, क्या होती है विद्युत धारा। तो अपन पढ़ रहे हैं धारा विद्युत की, जिसमें हम बात कर रहे हैं विद्युत धारा के बारे में। स्टार्ट करते हैं बेटा इस चैप्टर को बढ़िया से। सभी लोग ध्यान से कंसंट्रेट करके एकदम से बैठ जाइए। विद्युत धारा की बात करें तो जब चालक में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश का प्रवाह होता है, तो आवेश प्रवाह की ये जो दर है बेटा, इसी को अपन विद्युत धारा कहते हैं। अब ये विद्युत धारा हमारे पास में दो तरीके की हो सकती है बेटा। एक तो होती है तात्क्षणिक धारा, कि किसी क्षण में कितनी धारा या कितने इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हुआ होगा, उसी को अपन तात्क्षणिक धारा कहते हैं। और फिर औसत धारा किसी एक समय अंतराल की बात करता है, ये किसी एक क्षण की बात होती है बेटा, और ये एक किसी समयांतराल की बात होती है। तो तात्क्षणिक धारा आई बराबर हो जाएगा dq बटा dt और औसत धारा बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा धारा घनत्व। जैसे अपने द्रव्यमान घनत्व होते हैं, आयतन घनत्व, ये सारी चीजें होती है, उसी अकॉर्डिंग हमारे पास में धारा घनत्व भी होता है कि प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा धारा घनत्व कहलाता है। इसको हम कैपिटल जे से लिखते हैं। बेटा, किसी एक प्रति एकांक आयतन की बात कर रहे हैं, किसी प्रति एकांक आयतन से कितनी धारा बह सकती है, उसी को अपन विद्युत धारा का घनत्व कहते हैं। जैसे कि हमने मान लो कि ये एक तार लिया है, इस तार में इसकी यहां पर मैंने एक कट मार दिया है और इस कट में मैंने देखा कि इसकी जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो ये a है और इसमें से ये धारा I बहती है। तो J बराबर हो जाएगा बेटा I बटा A, कि प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली जो धारा है उसी को हम क्या कह देते हैं बेटा जी, उसी को कहते हैं हम धारा घनत्व। ये बहुत अच्छे से हमें समझ लेना है और इसको याद रखना है बेटा। तो और फिर यहां से बात करें तो यहां से हम देख रहे हैं कि J बराबर I बटा A है, तो यहां से I बराबर आ जाएगा J वेक्टर डॉट A वेक्टर। यहां पर ये धारा घनत्व सदिश और यहां पर क्षेत्रफल यहां पर सदिश है, तो ये आ जाएगा JA cos थीटा। क्लियर बात। तो हम बोल देंगे कि विद्युत धारा हमारे लिए अगर इसको देखें तो अदिश गुणन है, तो अपन क्या बोल देंगे, अदिश है। क्लियर बात। तो JA cos थीटा। आगे अपन बात करते हैं बेटा अपवन वेग, कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का जो वेग है वो क्या है। वो बोला कि वह औसत वेग जिससे इलेक्ट्रॉन चालक में निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ बहते हैं। देखिए, हमने पहले चैप्टर में जब अपन इलेक्ट्रॉन और या चालक आवेश के बारे में पढ़ रहे थे, फिर हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, जब अपन वहां पर आवेशन की विधियों के बारे में समझ रहे थे, वहां पर हमने सीखा था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहते हैं। तो उच्च विभव से निम्न विभव तक इलेक्ट्रॉनों के जो प्रवाह की जो दर है या वह औसत वेग जिससे इलेक्ट्रॉन चालक में निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करते हैं, उसी को अपन अपवहन वेग कहते हैं और इसको अपन VD से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो ये होता है आरोपित विद्युत क्षेत्र के पदों में। अगर विद्युत क्षेत्र के पदों में देखेंगे तो बेटा ये होता है -E टो बटा M E वेक्टर। क्लियर बात। फिर आगे बात करें चालक से प्रवाहित धारा के पदों में, कि विद्युत धारा के पदों में क्या होता है, तो VD बराबर आ जाएगा I बटा NEA, जहां पर धारा I बराबर NEA VD हो जाएगा। A यहां पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और AVD धारा प्रवाह की दर है। याद करो, जब अपन फ्लूइड पढ़ते थे, जब हमने द्रवों के बारे में पढ़ा था, वहां पर हमने देखा था कि सांतत्यता समीकरण हमें किसके बारे में बताता था, धारा प्रवाह, द्रव प्रवाह के बारे में बताता था। क्या वहां पर भी हमने A1 V1 को द्रव प्रवाह की दर बोली थी? ऐसे यहां पर भी देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और अपवन वेग AV बराबर धारा प्रवाह है। बात समझ में आती है। फिर यहां से बात करें म्यू बराबर VD बटा E, और यहां से ये VD बटा E कह दो, या म्यू जो है उसको अपन बोलते हैं वाहकों की गतिशीलता,
और फिर वीडी बटा ई बराबर ई टो बटा एम, जहां पर ये टो अपन ले रहे हैं बेटा ये औसत विश्रांति काल है, औसत विश्रांति काल। और फिर टो समानुपाती 1/√T है इसका मतलब, और यहां पर ये जो T है ये परम ताप है, चालक का परम ताप, चालक का, किसका परम ताप है बेटा, ये चालक का परम ताप है। क्लियर बात। तो ये हमारे पास में पूरा कहानी अपवन वेग के बारे में थी। इसको फॉर्मूले सीधे सीधे याद रखिए बेटा, यहां से सीधे सीधे ही सवाल पूछ लिया जाता है, इस बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आगे हम बात करें तो हमारे पास में मोस्ट इंपोर्टेंट ओम का नियम है, जिसको तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ओम का नियम I समानुपाती V, जहां पर I बराबर V/R, या कह दो कि V बराबर IR, ये तो सबको पता होगा बेटा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और बहुत खूबसूरत सा ये हमारे पास में ओम का नियम है। यहां पर R प्रतिरोध है, और प्रतिरोध बराबर होता है 1/सिग्मा L/A, जहां पर 1/A को अपन बोल देते हैं क्या, यहां से सिंपल सी कहानी ये आ जाएगा ρL/A, और ML/NE² टो A। यहां पर सिंपल सी कहानी, इसको ध्यान रखिए कि रो बराबर 1/A जो कि प्रतिरोधकता को बताता है। क्लियर बात। ये 1/सिग्मा की बात करेंगे अपन यहां पर, 1/सिग्मा जो कि हमें ये रो बताता है प्रतिरोधकता के बारे में। क्लियर बात। फिर आगे बात करते हैं चालक का प्रतिरोध। तो यही कहानी है, चालक का प्रतिरोध क्या होता है, R बराबर ρL/A। हमको ये ध्यान रखना है, R बराबर ρL/A, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर बात। जहां पर रो हमारे लिए क्या है, प्रतिरोधकता है। क्लियर बात। फिर चालक के प्रतिरोधक की बात करें, चालक की जो प्रतिरोधकता है, चालक की जो प्रतिरोधकता है बेटा, इसको अपन M/NE² टो भी लिख सकते हैं, जहां पर N मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व है, कि हमारे पास में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनका घनत्व है। बात क्लियर। फिर बात करें लंबाई के साथ परिवर्तन, तो हमें प्रतिरोध दिया गया है ρL/A। यहां अपन लंबाई के साथ परिवर्तन देखेंगे, अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल के साथ परिवर्तन देखेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके के परिवर्तन होते होंगे। तो सबसे पहले आता है कि यदि तार को लंबाई परिवर्तन के लिए काट लिया जाए, यदि तार को लंबाई के अनुदिश काट लें तो क्या होगा, क्षेत्रफल तो नियत रहेगा भाई साहब। ये मेरे पास में तार है, इसको काट दूं तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नियत रहेगा, तो वहां पर जो प्रतिरोध है वो समानुपाती आ जाता है किसके, L के। R समानुपाती है लंबाई, यहां से देख सकते हैं R समानुपाती लंबाई, यदि इनका क्षेत्रफल कैसा है, नियत है। फिर बात करें यदि एक तार को खींचा या मोड़ा जाए तो क्षेत्रफल परिवर्तित होता है, परंतु आयतन नियत रहता है। यदि तार को खींच लेंगे तो लंबाई तो कम हो ही जाएगी भैया, या अपन इसको मोड़ दें तब भी लंबाई में परिवर्तन आ सकता है, और खींच लेंगे तो लंबाई परिवर्तन होगी, साथ के साथ क्षेत्रफल में भी परिवर्तन आता है बेटा। तो यहां से आयतन लेकिन नियत रहता है, आयतन में कोई बदलाव नहीं आता है। जब आयतन नहीं बदल रहा है तो हमारे पास में ये जो क्षेत्र प्रतिरोध होता है बेटा, ये समानुपाती आ जाता है L² के। ये जो प्रतिरोध है बेटा, ये समानुपाती किसके हैं, लंबाई के स्क्वायर के। तो यदि खींचने या मोड़ने से लंबाई में अल्प परिवर्तन हो, लंबाई में बहुत ही कम परिवर्तन हो, तो याद आता है मेरे को वही जब यूनिट डायमेंशन में अपन पढ़ रहे थे एरर्स के बारे में, तो वहां पर हमें पता था कि ΔR/R बराबर 2 आगे आ जाएगा और ΔL/L हो जाएगा। आसान है, इसको भी याद करना, कोई बड़ी कहानी नहीं है। तो ये हमारे पास में हो गया कि जब अपन तार की लंबाई में परिवर्तन कर रहे हो। बात समझ में आती है। फिर आगे देखें बेटा, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या मोटाई के साथ परिवर्तन, कि मान लो कि हम तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को परिवर्तित कर रहे हैं या मोटाई को परिवर्तन। भाई मोटाई का परिवर्तन ही मतलब क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो यदि क्षेत्रफल बढ़ाया कम किया जाए परंतु लंबाई समान रहे, क्षेत्रफल को बढ़ाएं या कम करें, हमें पता था कि R बराबर क्या होता है, ρL/A। तो R व्युत्क्रमानुपाती है किसके, क्षेत्रफल के। तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसा होता है, वर्ताकार, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। पाई फिर से नियत है, मतलब 1/r²। R बराबर त्रिज्या है, या कह दो इसको मोटाई भी कह देते हैं, कि हमारे पास में ये तार था कुछ इस तरीके से, ये इसकी मोटाई हो गई, जो कि त्रिज्या से ही पता लग पाएगी। क्या बात समझ में आती है। फिर बात करते हैं यदि क्षेत्रफल बढ़ाया कम किया जाए परंतु आयतन समान रहे, तो हमारे पास में ये फिर से ये रिलेशन आ जाता है, जहां पर R समानुपाती है 1/a² के, और R व्युत्क्रमानुपाती हो गया है त्रिज्या की घात 4 के। बात समझ में आती है। तो ये सिंपल हमारे पास में पहले हमने देखा कि लंबाई में परिवर्तन होगा तो किस तरीके से प्रतिरोध परिवर्तित होता होगा, और फिर बाद में हमने महत्वपूर्ण देखा कि यदि
क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल परिवर्तित हो रहा होगा तो किस तरीके से प्रतिरोध पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो आगे हम चलते हैं बेटा जी, प्रतिरोधों का संयोजन देखते हैं कि प्रतिरोधों को अपन किस तरीके से जोड़ सकते हैं। वहीं ये बात भी अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास से आई थिंक सबने पढ़ना शुरू कर दिया होगा इसके बारे में कि अपन प्रतिरोधों का सबसे पहले संयोजन कर सकते हैं, वो है श्रेणी क्रम संयोजन। अगर श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें बेटा जी, ये R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध हैं जिनको हमने एक श्रेणी में जोड़ दिया है और यहां पर हमने एक बैटरी लगाई है। क्लियर बात। तो अब यहां से बात करें, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा सभी जगह एक जैसी होगी। यहां पर विद्युत धारा I है तो I और I सभी में एक जैसी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यहां से हमारे पास में तुल्य प्रतिरोध जो है वो R1 प्लस R2 प्लस चलते जाएंगे, जितने भी प्रतिरोध होंगे सबको जोड़ देंगे। ऐसे ही हमारे पास इस बैटरी का जो विभव है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे चलते जाएंगे, जितने तार होंगे उन सबके विभव को जोड़ते चले जाएंगे। यहां से अगर मैं बात करूं तो V1 कैसे लिखेंगे, V1 लिखने के लिए धारा नियत है और R1 प्रतिरोध है। तो ओम के नियम के अनुसार V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। मैं यहां पर इन तीन प्रतिरोधों की बात कर रहा हूं और यदि इन तीनों प्रतिरोधों को मिला दिया जाए तो ये हमारे पास में तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा बेटा। और इस तुल्य प्रतिरोध का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल कहानी है बेटा। आगे हमारे पास में दूसरा आता है किरचॉफ का नियम, जिसमें अपन फिर पहले अपन समांतर क्रम संयोजन की बात कर रहे हैं। तो समांतर क्रम संयोजन की बात करें तो हमने ये तीन प्रतिरोध लिए यहाँ पर बेटा, और इन तीनों प्रतिरोधों को इस बार श्रेणी क्रम में ना जोड़कर हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया है। तो समांतर क्रम में देखोगे तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस चलते गए 1/RN। ऐसे ही दो प्रतिरोधों की बात करें कि सिस्टम में हमारे पास सिर्फ दो ही प्रतिरोध होते, तो तुल्य प्रतिरोध हमारे पास में आ जाता कुछ इस तरीके से R1 R2 बटा R1 प्लस R2। बहुत आसान कहानी है, याद रखिएगा बेटा जी। फिर आगे बात करें किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ ने बेसिकली दो नियम दिए थे बेटा। किरचॉफ के नियम की बात करें तो इसने दो नियम दिए, जिसमें से सबसे पहले आता है हमारे पास में संधि नियम। संधि नियम के अनुसार क्या होता है कि ये किरचॉफ का जो संधि नियम होता है बेटा जी, ये आवेशों के संरक्षण पर आधारित होता है कि आवेश कुल संरक्षित रहते हैं। मतलब किसी संधि बिंदु से अगर कोई धारा निकल रही है तो इस धारा का जो सम है, जो योग है वो 0 होगा। इसका मतलब आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो I बराबर I1 प्लस I2, जितनी धारा आएगी उतनी धारा दूर जाएगी। यही इसका संधि का नियम है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा जी सवाल सोल्व करने के लिए, और यहां से इस तरीके से सीधे सीधे ही सवाल हमें पूछ लिए जाते हैं। फिर आगे हम बात करें तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है बेटा वो है लूप का नियम, और यह ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। किरचॉफ का जो लूप का नियम होता है बेटा जी, ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। इसका मतलब इसमें विभव में कुल वृद्धि होगी, इसके विभव में जो कुल वृद्धि है विभव में होने वाली कुल कमी का अगर सम ले लें वो 0 के बराबर आएगा, कि जितनी वृद्धि होगी उतनी ही क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसका मतलब V माइनस IR, कि यहां से इस बैटरी की वजह से वृद्धि हो रहा होगा और ये प्रतिरोध आ गया है तो कमी हो रहा होगा। क्लियर बात। तो हमारे पास में प्लस V माइनस IR बराबर 0, क्योंकि यहां पर इस प्रतिरोध पर विभव कितना हो जाएगा, I गुणा R के बराबर। तो यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है और किसी बंद लूप के लिए विभव में कुल वृद्धि प्लस विभव में कुल कमी 0 के बराबर होती है। बहुत ध्यान से सुन लेना, ये अपन लूप की बात करते हैं तो ये बंद लूप के लिए ही ये नियम लगता है हमारा। क्लियर बात। और ये जो नियम है संधि होना जरूरी है यहां पर। क्लियर बात। इस तरीके से संधि बिंदु मिलना बहुत जरूरी है। क्लियर बात। फिर आगे हम बात करते हैं बेटा, अगला हमारे पास में इंपॉर्टेंट है वो है सेल। सेल में अपन सबसे पहले बात करें तो वो है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा कि जब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही हो तो सेल के सिरों पर विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। बहुत ध्यान से सुनिए कि जब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही हो तो सेल के सिरों पर विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सिंपल सी बात है बेटा कि हमारे पास में सेल है और उन सेलों से अगर कोई धारा नहीं ली जा रही है तो इन दोनों सेल के बीच में जो विभव का अंतर होगा उसी को विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इस विद्युत वाहक बल को हम ई से डिनोट करते हैं। इसके बाद में हमारे पास में इंपॉर्टेंट टर्म आती है आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध देखिए, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से लिखते हैं, और जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो विद्युत अपघट्य द्वारा सेल में धारा प्रवाह के लिए विरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो विद्युत अपघट्य होंगे उसमें सेल में द्वारा अपघट्य द्वारा जो विद्युत अपघट्य होंगे उसमें
वो सेल में धारा प्रवाह का विरोध करेंगे, उसी को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं बेटा। फिर बात करें, ये आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी के साथ बदलते हैं, इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रोड जो होते हैं उनके बीच की अगर दूरी बढ़ाते जाएंगे तो बेटा हमें आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्लियर बात। फिर इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, अगर ये जो इलेक्ट्रोड अपन काम में लेते हैं बेटा, यदि उन इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल भी बढ़ा देंगे, तो क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो इनका जो प्रतिरोध है वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। फिर विद्युत अपघटे की सांद्रता, कि जो भी हमारे पास में विद्युत अपघटे लेंगे, जो भी उसका सांद्रता रहेगी, जो भी उसकी कंसंट्रेशन रहेगी बेटा, यदि इस सांद्रता को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, यदि इस सांद्रता को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हमें यहां पर ये आंतरिक प्रतिरोध भी क्या मिलेगा, बढ़ता हुआ नजर आएगा। कि बैटरी में जो सेल जो हमारे पास में होता है उसमें जो विद्युत अपघटे बना हुआ होता है वो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, तो उसी को अपन आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और यदि उस विद्युत अपघटे की सांद्रता बढ़ा रहे हैं तो हमें आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ता हुआ ही नजर आता है बेटा जी। फिर आगे बात करें तापमान, यदि तापमान बढ़ाते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। फिर आगे हम बात करें, अच्छा ये जो आंतरिक प्रतिरोध के लिए हमने बातें देखी है बेटा, ये सीधे सीधे सवाल पूछ लिया जाता है कि आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता क्या होती है और किन किन बातों पर ये निर्भर करते हैं और किस तरीके से निर्भर करते हैं। तो इन दोनों सभी बातों को ध्यान से पढ़ लेना बेटा, ध्यान से समझ लेना, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर है। फिर आगे हम बात करें श्रेणी क्रम संयोजन, कि ये जो सेल है, सेलों का अगर अपन श्रेणी क्रम संयोजन कर दें, जैसे एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, क्लियर बात। अब यहां से इनके बीच में विद्युत अपघटे था, उस अपघटे की वजह से यहां प्रतिरोध R1, R2, R3 ऐसे चलते गए और ऐसे हमारे पास में n नंबर ऑफ सेल हो सकते हैं। तो सबसे पहले यदि इनका श्रेणीक्रम संयोजन कर दें तो इन सेलों का जो विद्युत वाहक बल है वो तुल्य विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 ऐसे चलते जाएंगे, n तक जोड़ देंगे और ऐसे आंतरिक प्रतिरोधों का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 चलते जाएंगे n तक। फिर इनमें से प्रवाहित होने वाली धारा की बात करें तो ये होती है I बराबर तुल्य विद्युत वाहक बल बटा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध प्लस प्रतिरोध। क्लियर बात। मतलब E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट प्लस R के बराबर होता है इनमें प्रवाहित होने वाली धारा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये हमने एक बाहर से प्रतिरोध भी इसमें लगा के रखा है। आगे अपन बात करें कि ये सभी यहां पर ये विद्युत वाहक बल सारे के सारे बराबर हो परिमाण में और ये आंतरिक प्रतिरोध भी परिमाण में बराबर हो, तो हमें ये मिल जाएगा कुल तुल्य विद्युत वाहक बल है वो n, क्योंकि E E E E E ऐसे n E हो जाएंगे, R R R R ऐसे NR हो जाएंगे, तो n E बटा NR प्लस R। फिर हमारे पास में दो केस है कि यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा हो जाए, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा हो जाए बाहर से हमने जो प्रतिरोध लगाया है उसके मुकाबले, तो हमें E बटा R ही मिलता है ये, क्योंकि यहाँ पर NE और NR बचेगा, N से N खत्म हो जाएगा और E बटा R बच जाएगा। फिर आगे अगर बात करें कि ये जो बाहरी प्रतिरोध R है बेटा, यदि ये तुल्य आंतरिक प्रतिरोध के परिमाण से बहुत ज्यादा है तो हमें NR खत्म हो जाएगा यहाँ पर, इसको अपन यहाँ से नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमें विद्युत धारा I बराबर कितना मिल जाएगा, NE बटा R के बराबर मिलेगा। बहुत आसान चीजें हैं बेटा, सीधे सीधे देखते जाइए, जो चीजें बताई जा रही है उनको ऐसे कैसे अप्लाई करते जाइए और सवाल लगाइए। इतना आसान है भैया, फिजिक्स पढ़ना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है बाबा, बड़ा आसान है इसको पढ़ना, बस देखते जाइए और याद करते जाइए। आगे हम बात करें तो हमारे पास में है, यदि इन सेलों को अपन समांतर क्रम में जोड़ दें तो क्या होगा, जैसे एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ऐसे n सेल चलते गए और ये हमारे पास में बाहरी प्रतिरोध आ गया है। ये पूरा का पूरा परिपथ है कुछ इस तरीके का। क्लियर बात। तो यहां से हमारे पास में जो तुल्य विभव हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। और यदि ये बराबर है सारे सारे विभव विद्युत वाहक बल और यहां से अपन देख लें कि सारे आंतरिक प्रतिरोध बराबर हो जाए तो हमें तुल्य प्रतिरोध जो मिलेगा, तुल्य विद्युत वाहक बल मिलेगा वो E के बराबर मिलेगा और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध मिलेगा बेटा R बटा N के बराबर, और I बराबर हो जाएगा E बटा R बटा N प्लस R के बराबर, क्योंकि ये जो धारा का फॉर्मूला था ये तो था हमारे पास में E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट प्लस R। अब E इक्विवेलेंट E के बराबर और R इक्विवेलेंट R बटा N के बराबर हो गया है। सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो बहुत आसान है बेटा, सिंपल सी कहानियों को देखते चलिए।
फिर आगे अपन बात करें कि मान लो कि हम इन विद्युत वाहक बलों को या इन सेलों को संयुक्त रूप से जोड़ दें कि श्रेणी क्रम भी हो और समांतर क्रम में भी जुड़े हुए हो, जैसा कि यहां पर दिया गया है, ये श्रेणी क्रम श्रेणी क्रम श्रेणी क्रम और फिर आपस में समांतर क्रम। तो देखिए यदि एक शाखा में श्रेणी क्रम में n सेल तथा एक ऐसी कुल m शाखाएं होती है कि यहां पर देखिए एक शाखा में श्रेणी क्रम में n सेल, कि ये एक शाखा थी, इसमें श्रेणी क्रम में कुल सेल कितने हैं, n है, और ऐसी हमारे पास में m शाखाएं हैं पूरी 1 2 3 ऐसे m पंक्तियां बना रखी है हमने। तो इस परिपथ में कुल समरूप सेलों की संख्या nm है। कुल समरूप एक जैसे सेलों की संख्या, कि भाई साहब इसमें 1 2 3 ऐसे n तक चले गए, ऐसे n n, तो ये कितने हो गए, इसमें हो गए n n n, टोटल कितना हो गया m तक चले गए, तो n गुणा m। बात क्लियर है। अतः एक पंक्ति में सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, nr के बराबर हो जाएगा। और यहां पर हमें दिया गया है ये 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/nr प्लस 1/nr प्लस ऐसे चलते गए, और m पंक्तियां है, तो m पंक्तियों के लिए हमारे पास में कुल आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा ही। फिर आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो nr/m, और m यहां पर क्या है, कुल पंक्तियों की संख्या, कि 1 2 3 इस तरीके से जितनी पंक्तियां होंगी वो, और n क्या है यहां पर, कुल सेलों की संख्या। बात समझ में आती है। या एक लाइन में कितने आंतरिक प्रतिरोध हो सकते हैं, वो है n, और m है पंक्तियों की कुल संख्या 1 2 3, जैसे यहां पर 3 दिया हुआ है, आंसर आ जाएगा। टोटल की बात करें, यहां पर हमारे पास में कुल विद्युत वाहक बल, तो वह Ne के बराबर हो जाएगा, और I बराबर Ne/r प्लस nr/m हो जाएगा। और फिर अधिकतम धारा के लिए, यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है बेटा, पूछा जा सकता है ऐसे कैसे, कि जब संयुक्त संयोजन होता है, जब आंतरिक प्रतिरोधों का और विद्युत वाहक बलों का, या जो सेल होते हैं इनको संयुक्त रूप से संयोजित किया जाए, समांतर क्रम संयोजन भी रहे और श्रेणी क्रम संयोजन भी रहे, तो इस केस में यदि इस परिपथ से अधिकतम धारा बहे, उसकी शर्त क्या है, तो उसकी शर्त यह है कि बाहरी प्रतिरोध बराबर होना चाहिए nr/m, मतलब आंतरिक तुल्य प्रतिरोध के बराबर। बाहरी प्रतिरोध R बराबर होना चाहिए किसके, R इक्विवेलेंट के। तो इंपॉर्टेंट है बेटा जी, समझते चलिए, इसको पढ़ते चलिए। बात क्लियर है। आगे हम बात करते हैं, तो हमारे पास में अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया है व्हीटस्टोन सेतु। इस व्हीटस्टोन सेतु में यह माना जाता है कि बिंदु C और बिंदु D का जो विभव होता है V1 और V2, तो इनका जो विभव बराबर होता है V1 बराबर V2, मतलब इनका विभवांतर किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। तो इस सेल को अपन क्या मानते हैं, इस सेतु को अपन क्या मानते हैं कि सेतु हमारा संतुलित है। क्लियर बात। अब सेतु संतुलित है तो प्रतिरोध P और प्रतिरोध Q का जो अनुपात है वो प्रतिरोध R तथा प्रतिरोध आस के अनुपात के बराबर है। तो P/Q बराबर R/S हो जाएगा। फिर आगे C और D के मध्य विभवांतर शून्य होगा, ये हमने अभी देख लिया, क्योंकि C और D का जो विभव होता है बेटा जी वो नियत होता है या एक जैसा ही होता है। जितना विभव बिंदु P का है, बिंदु C का है, उतना विभव किसका है, बिंदु D का है। तो इसको अपन संतुलित सेल कह देंगे, और इसका अनुपात इसको इसके अनुपात के बराबर होता है। फिर आगे हम चलें तो हमारे पास में आ जाता है मीटर सेतु। ये कुछ इस तरीके से मीटर सेतु बना हुआ आता है बेटा, जिसमें अपन देख रहे हैं कि ये J जो की है ये गैल्वेनोमीटर है, और ये इसमें सेल लगा हुआ है जिसमें यहां से यहां तक की ये लंबाई L, ये 100 माइनस L, भाई इसकी पूरी लंबाई को हमने 100 मान लिया, यहां तक की लंबाई L है, तो ये लंबाई कितनी हो गई है, 100 माइनस L हो गई है। क्लियर बात। तो फिर यहां से देखें संतुलन की स्थिति में, व्हीटस्टोन सेतु में अभी देखा था कि P/Q बराबर R/S, तो यहां पर हमारे पास में आ जाएगा L/100 माइनस L बराबर R/S, और S बराबर 100 माइनस L/L गुणा R। इसको याद कर लीजिएगा भैया, कि हमें पूछा जा सकता है कि ये S प्रतिरोध कितना होगा, तो ये हमारे पास में सिंपल सा एक फॉर्मूला आ जाता है बेटा जी। फिर आगे अपन बात करें तो विभव मापी का काम क्या होता है, देख लेते हैं। विभव मापी समरूप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक रेखीय चालक है जिसमें नियत धारा प्रवाहित होती है। क्या बोला है, विभव मापी समरूप अनुप्रस्थ काट का एक रेखीय चालक है जिसमें नियत धारा होती है। यह तार की लंबाई के अनुदिश समरूप विभव प्रवणता बनाए रखती है। इससे कोई भी विभवांतर जिसका मान विभव मापी तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर से कम होता है को मापा जाता है। पक्की बात, यहाँ पर विभव मापी है तो विभव को मापा जा रहा है, और ये इसके बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इसको पढ़िए, इसको याद कीजिए बेटा। फिर आगे हम बात करें विभव मापी के परिपथ, तो विभव मापी के परिपथों की बात करें तो हमारे पास में ये परिपथ नंबर 1 आता है, जिसमें ये देख पा रहे हैं अपन
हमारे पास दो सर्किट हैं, ये प्राइमरी सर्किट होता है और ये हमारे पास में इसमें सेकेंडरी सर्किट प्राथमिक परिपथ होता है और ये हमारे पास में द्वितीयक परिपथ होता है। ये सेल लगा हुआ होता है और यहाँ पर ये इसकी लंबाई L है। प्राथमिक सर्किट की लंबाई कितनी है, L है, और यहाँ पर द्वितीय सर्किट की लंबाई जो भी रहेगी हमारे पास में। क्लियर बात। बिंदु A है और ये बिंदु B है, ये वायर लगा हुआ था। ठीक है, तो अब यहां से अगर बात करें x बराबर V बटा L, क्लियर बात, तो यहां से हम बात कर रहे हैं धारा गुणा विभव मापी का प्रतिरोध बटा विभव तार की लंबाई बराबर I इंटू R बटा L आ जाएगा बेटा जी। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। तो यहां से ये विद्युत वाहक बल E है और ये विद्युत वाहक बल हमारे पास में E डैश है। तो विद्युत वाहक बल सेकेंडरी परिपथ, ये जो परिपथ दिया होता है इसका विद्युत वाहक बल इस विद्युत वाहक बल से कम होता है, मतलब E डैश इज लेस देन E। बात समझ में आती है। फिर आगे हम बात करें तो विभव मापी के मुख्य उपयोगों की बात करें तो सबसे पहले दो सेलों में विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए काम में लिया जाता है कि दो सेल हैं हमारे पास में, ये एक और ये दो, तो हम विभव मापी का उपयोग कर रहे हैं यहां पर किसके लिए कि इन दोनों के जो विद्युत वाहक बल हैं उनकी तुलना करनी है। तो हम कैसे देखेंगे, ये हो जाएगा E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2 से अपन इसमें इसकी तुलना कर लेते हैं। फिर आगे अपन बात करते हैं बेटा दिए गए प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, कि दिए गए जो प्राथमिक सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, उस आंतरिक प्रतिरोध को मापने के लिए भी अपन विभव मापी का उपयोग करते हैं। तो यहां से हमें दिया गया दिए गए प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे मापेंगे, तो वो आ जाएगा R बराबर L1 माइनस L2 बटा L2 और गुणा R जो बाहरी प्रतिरोध हमने लगाया हुआ है। तो ये हमारे पास में सीधा सीधा फॉर्मूला और ये इसका परिपथ भी हमने बनाया है ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना रहे। फिर आगे बात करें विभव मापी के मुख्य उपयोगों की बात में दो प्रतिरोधों की तुलना भी अपन करते हैं। जैसे हमें दो प्रतिरोध दिए गए R1 और R2, क्लियर बात, तो ये R1 बटा R1 प्लस R2 बराबर हो जाता है बेटा L1 बटा L2, क्लियर बात। फिर आगे हम बात करें तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है समझते हैं, और फिर गैल्वेनोमीटर को अपन किस तरीके से एमीटर में बदल सकते हैं और किस तरीके से अपन वोल्ट मीटर में बदल सकते हैं, इसके बारे में समझेंगे। देखिए गैल्वेनोमीटर की सबसे पहले बात करें तो बेटा यहाँ पर लिखा है कि यह चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न बलाघूर्ण के कारण कुंडली में विक्षेप को मापकर धारा की प्रबलता मापने वाला उपकरण है। जब अपन चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे वहां पर डिटेल में स्टडी करेंगे, फिलहाल इसको समझ लीजिए कि हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न बलाघूर्ण के कारण कुंडली में विक्षेप को मापकर धारा की प्रबलता मापने वाला उपकरण है। सिंपल सिंपल धारा की प्रबलता मापेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है। बाद में समझेंगे कि ये क्या विक्षेप होता होगा, कैसे कुंडली में विक्षेप उत्पन्न हुआ, क्या बलाघूर्ण, ये वहां समझेंगे। बाकी यहाँ पर जो भी यहाँ पर टी है ये समानुपाती है आई के और समानुपाती है थीटा के, क्लियर बात। जैसा कि नीचे प्रदर्शित है ये हमारे गैल्वेनोमीटर दिया गया है, इसको अपन देखेंगे कि किस तरीके से अपन गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में बदल सकते हैं। यह है हमारे लिए महत्वपूर्ण बात, ध्यान से समझिए। सबसे पहले बात किया गया कि यह निलंबन कुंडली के गैल्वेनोमीटर का एक संशोधित रूप है, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन है इसका उपयोग धारा मापने के लिए किया जाता है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, इसका उपयोग धारा मापने के लिए किया जाता है। बेटा पूछा जा सकता है कि धारा मापी यंत्र को क्या बोलते हैं, तो वो है एमीटर। फिर बात करते हैं एक गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में, देखिए ये गैल्वेनोमीटर था, इसके समांतर क्रम में ये जो प्रतिरोध लगा हुआ है एस, इसको बोलते हैं संट प्रतिरोध। इसको क्या बोलते हैं, संट प्रतिरोध। तो गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में यदि हम कोई संट प्रतिरोध जोड़ देते हैं बेटा, तो हमें ये जो गैल्वेनोमीटर है ये एमीटर में बदल जाता है। अब ये हमें धारा का मापन करके देगा, बात समझ में आती है। तो अपन क्या बोलते हैं, संट प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। संट प्रतिरोध किसे बोलते हैं, जिसके पास में बहुत ही अल्प प्रतिरोध होता है, को लगाकर इसे एमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। संट प्रतिरोध का मान, ये जो संट प्रतिरोध है इसका मान क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध बटा AI माइनस IG। बात समझ में आती है। तो संट, सबसे पहली बात यह है कि किस तरीके से अपन एमीटर को गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदल सकते हैं। दोबारा से सुनिए, हम किस तरीके से बेटा गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदल सकते हैं। तो इसका सिंपल सा प्रोसीजर है कि हम जो गैल्वेनोमीटर है उसके समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का संट प्रतिरोध जोड़ देते हैं, एक संट प्रतिरोध जोड़ देते हैं। तो गैल्वेनोमीटर किसमें बदला हुआ पाया जाता है, एमीटर में। और एमीटर का काम क्या है, विद्युत धारा का मापन। बात क्लियर है। फिर बात करते हैं वोल्ट मीटर की, कि गैल्वेनोमीटर को अपन किस तरीके से वोल्ट मीटर में बदल सकते हैं। तो यहां पर सिंपल सी बात है कि गैल्वेनोमीटर के जैसे यहां पर समांतर क्रम में कोई अल्प प्रतिरोध जोड़ते थे,
वोल्टमीटर में क्या करेंगे, हम श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाकर इसे वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। बात समझ में आती है? सिंपल सी कहानी है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलेंगे और वोल्टमीटर में बदलेंगे। एमीटर में कैसे बदलेंगे, एक अल्प प्रतिरोध है संट प्रतिरोध, उसको गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में अपन उसको जोड़ देते हैं बेटा, तो अपना गैल्वेनोमीटर एमीटर में बदल जाता है। वोल्टमीटर की बात करें तो कैसे वोल्टमीटर बनेगा, अपन गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं, तो गैल्वेनोमीटर बेटा किस में बदल जाता है, वोल्टमीटर में बदल जाता है। बात समझ में आती है? और आदर्श वोल्टमीटर की बात करें तो हमें ये जो प्रतिरोध है अगर ये अनंत हो जाए तो वो आदर्श वोल्टमीटर होता है, कि जो अपन समांतर श्रेणी क्रम में जो उच्च प्रतिरोध जोड़ रहे हैं, यदि इसका मान अनंत है तो वो आदर्श वोल्टमीटर होगा। क्लियर बात? फिर आगे अपन बात करें बेटा तो हमारे पास में अगला महत्वपूर्ण बिंदु है विद्युत शक्ति, कि जो बल्ब होते हैं वो शक्ति, उनकी शक्ति अपन मापन कैसे करते हैं। तो देखिए P बराबर आता है आई स्क्वायर इंटू आर बराबर V इंटू आई बराबर V स्क्वायर बटा आर। ये तो हमारे पास में शक्ति के नॉर्मल से फॉर्मूले हो गए। फिर बात करें विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की बात करें तो कार्य बराबर वी आई टी, टी यहां पर समय है, ये धारा, तो फिर ये आ जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी और वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। फिर बात करें जूल का ऊष्मीय नियम, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पता होना चाहिए कि जब किसी आर ओम के प्रतिरोध में टी सेकेंड तक 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है। देखिए जूल का ऊष्मीय नियम क्या कहता है बेटा, कि जब किसी आर ओम के प्रतिरोध में टी सेकेंड तक 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें उत्पन्न ऊष्मा H बराबर आई स्क्वायर आर टी, और मान लो कि हमें समय बदल रहा है, समय परिवर्तित हो रहा है किसी अंतराल के लिए, तो हम यहां पर समाकलन कर देंगे आई स्क्वायर आर और टी की जगह dt लिख देंगे, जो कि कहां से कहां तक 0 से लेके t तक जा रहा है, ये उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी। यही था हमारा जूल का ऊष्मा का नियम, पूछा जा सकता है ऐसे कि ऐसे। फिर बात करें व्ययित विद्युत ऊर्जा का मात्रक, विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है वो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल हो जाएगा। फिर बात करें बल्बों का श्रेणीक्रम संयोजन, यदि अपन बल्ब की बात कर रहे हैं तो जैसे ये कुछ इस तरीके से हमने बल्ब जोड़ रखे हैं, ये है इनका श्रेणीक्रम संयोजन। तो इनमें से मान लो कि इसकी शक्ति P1, इसकी शक्ति P2 और इसकी शक्ति P3 है, ऐसे n बल्ब है, तो तुल्य शक्ति जो हो जाएगी वो 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस ऐसे चलते जाएंगे 1/Pn हो जाएगा। फिर बात करें बेटा बल्बों का समांतर क्रम संयोजन की, मान लो कि हमने कुछ इस तरीके से बल्ब जोड़ रखे हैं, क्लियर बात, इस तरीके से ये बल्ब जोड़े हुए हैं, तो हमारे पास में जो कुल शक्ति हो जाती है वो P1 प्लस P2 और ऐसे अपन Pn तक चले जाते हैं, तो ये हमारे पास में बल्बों की तुल्य शक्ति हो जाती है। बात समझ में आती है बेटा? तो यही था आज का हमारा पूरा का पूरा चैप्टर बेटा, जो कि हमने पूरा देखा है, थ्योरेटिकली भी देख लिया है, हमने सारे फॉर्मूले कवर करे हैं, सारे परिपथ भी देखे हैं कैसे हो सकते हैं। तो पूरा ओवरऑल अगर चैप्टर देखूं तो बेटा बहुत आसान चैप्टर है, इसको पढ़ना भी आसान है और इसके सवाल भी आसान ही होते हैं। तो आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और लगातार पढ़ते रहिए बेटा जी, और मजबूत होकर पढ़िए, अपने इरादों को मजबूत रखिए और लगे रहिए अपनी तैयारी में। तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।